हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, संभल हिंसा और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बयान जारी किया है और अपने बयान के माध्यम से इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा है और इन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए संभल संभल कह रही हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, खासकर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर ये दोनों ही पार्टियां चुप हैं। मायावती जी का बयान एकदम सटीक टाइम पर आया है, जिस समय संभल मामले को लेकर दोनों पार्टियों यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होड़ लगी हुई है कि कौन वहां ज्यादा शुभचिंतक के रूप में अपने को प्रस्तुत कर पाएगा। मायावती जी ने इसे वोट बैंक की राजनीति कहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर चुप रहने पर इन दोनों पार्टियों पर सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं मायावती जी ने क्या कहा है। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहां बहुत ज्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहां काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, वाकई मायावती जी ने जो यह बयान दिया है, वह आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली मायावती के लिए बहुत सूट करता है। पहले भी मायावती जी ने यह साबित किया है कि यह कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कभी भी अपने वोट बैंक की परवाह नहीं करती।
इनके समय में उत्तर प्रदेश में आदेश था थानेदारों को कि आप एफआईआर जरूर लॉन्च करिए, और यहां तक कि इन्होंने अपने ही पार्टी के सांसदों पर आरोप लगने पर अपने आवास में बुलाकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। आज मायावती जी का बयान कुछ इसी तरह का है। दरअसल दोस्तों, आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे, जो मेरे दर्शक हैं, कि पंकज त्रिपाठी जी शुरू में संविधान की बात करते हुए सपा और कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे थे, और एकाएक अब जो है दूसरे तरह की बात कर रहे हैं। तो बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि संविधान के साथ मजाक कोई न करे। मैं पहले से कह रहा हूं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने से हम संविधानवादी नहीं मान लेंगे। संविधान बहुत बार नेताओं से वह कुछ भी करने के लिए कहेगा, वह कुछ भी कहने के लिए कहेगा, जो करना और कहना उनको राजनीतिक तौर से सूट नहीं करेगा। जैसे मायावती जी ने जो आज बयान दिया है, इनको भी बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज भारत का वोट देता है। क्या मायावती जी अपने वोट बैंक की, जो मुस्लिम समाज के रूप में इनका वोट है, उसकी परवाह करते हुए, उसकी लालच करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं की बात न करें? संविधान यही कहता है? जी नहीं, इसे तो संविधान से गद्दारी कहा जाता है। कहीं भी कोई भी किसी के साथ अगर जुल्म जबरदस्ती कर रहा है तो उस पर आवाज उठाई जानी चाहिए। भारत के तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी बांग्लादेश सरकार पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है, निवेदन किया है, आग्रह किया है और बांग्लादेश सरकार की मजम्मत की है। कई संगठनों ने किया है, दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया है कई मुस्लिम संगठनों ने। लेकिन अगर कोई पार्टी इस तरह से राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त हो जाए कि जो किसी खास वर्ग का वोट पाने के लिए उस वर्ग की किसी गलती पर कोई बात ही नहीं करेगा, उस वर्ग से आने वाले कहीं किसी सुदूर समुदाय या कहीं अन्य स्थान पर कोई जो गलती कर रहा है वह वर्ग, उस पर आवाज ही नहीं उठाएगा, तो वह तो सत्ता पिपासु हो गया, न कि संविधान समर्थक। दोस्तों, जब चंद्रचूड़ जी को घेरा जा रहा है, बिल्कुल घेरा जाना चाहिए, उन्होंने गलत किया है। क्या गलत किया? द वर्शिप एक्ट 1991 जो कि कहा था कि आजादी के समय पर यानी वर्ष 1947 15 अगस्त को जिस किसी धर्म स्थल का जो चरित्र था वही उसका चरित्र माना जाएगा, उसके चरित्र में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम की व्याख्या करते हुए चंद्रचूड़ साहब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट यानी बतौर सर्वोच्च न्यायालय यह कह दिया कि सर्वे पर रोक इसमें शामिल नहीं है, और इससे सर्वे होने लगा। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ बहुत तेजी से आवाज मुखर कर रही है। लेकिन जरा इस कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास जानिए कि जब 1985 में भारत का एक कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो इंदिरा जी ने बनवाई थी, उसकी धारा 125 का हवाला देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो बेगम के मामले में यह निर्णय दिया था कि हर एक तलाकशुदा पत्नी को अपने पति से भरण पोषण का हक प्राप्त है और यह मुस्लिम पत्नियों को भी प्राप्त है। और इस तरह से शाहबानो बेगम जो 60 साल से अधिक उम्र की महिला थी, जिनके पति ने उतनी बड़ी वृद्धावस्था में उनको तलाक दे दिया था, जो सड़क पर महिला आ गई थी कि कैसे खाएगी पिएगी कहां जाएगी, उसके लिए कानून में बताए न्याय को सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध कराया था, जिसके खिलाफ उस समय के मुस्लिम मौलानाओं ने, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम मौलवियों ने, सभी ने नहीं, तार्किक और संविधान सम्मत प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले मुसलमान और बहुत बड़ी संख्या में मौलवी लोग भी उस निर्णय के साथ थे। लेकिन चंद कट्टरपंथियों के आंदोलन करने पर यही कांग्रेस जो है संसद में एक कानून ले आती है, मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण का अधिकार। 1986 आनन फानन में यह कानून आता है और पारित हो जाता है। उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट सही फैसला किया था ना, तब आप संसद से फैसला पलट रहे थे। क्यों पलट रहे थे आप? दरअसल कांग्रेस का यह चरित्र बड़ा खतरनाक है।
इनको वोट की इतनी चिंता रहती है जितना देश की नहीं रहती। मैं कई दिनों से दोस्तों एक बात पर सोच रहा हूं, बहुत बहुत गहरे मन से सोच रहा हूं। जितनी भी बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर पार्टियां बनी हैं, वे संविधान दिवस मनाएं तो बाबा साहब की फोटो लगा रही है। बड़े गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो पार्टियां किसी और महापुरुष के नाम पर बनी हैं, संविधान दिवस मनाते समय बाबा साहब की फोटो लगाएं, उस महापुरुष की भी फोटो लगाएं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस जब संविधान दिवस मना रही है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की फोटो क्यों नहीं लगा रही है? जरा सोचिएगा। यानी कांग्रेस ने जब यह देख लिया है कि इस समय जो देश में वातावरण है उसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, तो अपने ही महापुरुषों से किनारा कर लिया है। जो पार्टी अपने ही महापुरुषों के सम्मान की रखवाली के लिए एक जुबान नहीं खोल रही है, वह पार्टी देश के आम लोगों के प्रति न्याय के लिए कैसे कोई बात करेगी, खासकर तब जबकि वह बात उसके मतदाता वर्ग को कहीं प्रभावित कर देने वाली हो। सिर्फ वोट की राजनीति। आप बताइए दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनने से पहले एक सवाल खड़ा हो गया था कि क्योंकि देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटा था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटा था, फिर से कह रहा हूं, केवल दो धर्मों के नाम पर, हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पर बटा था। यह अलग बात है कि पाकिस्तान से सिख लोग भी भाग कर आए, यानी मुस्लिम बनाम अन्य पर भी बटा था। लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो थियरी पहले सावरकर ने लिखी और बाद में जिन्ना ने आगे बढ़ाई, उसके अनुसार एक पाकिस्तान जो मुसलमानों का बनना था, दूसरा भारत जो हिंदुओं का बनना था, यानी हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी थी। आजाद भारत को हिंदू राष्ट्र की बजाय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसने बनाया? कौन वो शक्ति थी, कौन लोग थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर उसके बाद कोई बात कहेंगे तो सरदार पटेल। लेकिन प्रमुख रूप से महात्मा गांधी थे जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। और इसी कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई। आज जब कांग्रेसी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता या अन्य जितने भी नेता हैं, जब सोशल मीडिया पर बाइट दे रहे हैं, राहुल गांधी सड़कों पर तख्ती लेकर टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, भाजपा हिंदू राष्ट्र बना रही है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को रोकने वाले व्यक्ति को, महात्मा गांधी को, आज कांग्रेस को नहीं याद करना चाहिए? दरअसल है क्या, दलित समाज कुछ कारणों से महात्मा गांधी से पीड़ित महसूस करता है, दुखी महसूस करता है। वो वाजिब हो सकता है कारण, लेकिन महात्मा गांधी में अच्छाइयां भी तो रही होंगी। जिस महात्मा गांधी के नाम पर वोट पा करके कांग्रेस ने 40 साल हुकूमत की है, आज उस महात्मा गांधी के बारे में कांग्रेस को कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो। इंदिरा गांधी के बारे में कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो। तो यह कांग्रेस के चरित्र में है कि जहां उसको वोट दिखता है वो उधर ही केवल देखती है, वो पार्टी दूसरी तरफ नहीं देखती। अगर ये पार्टी दूसरी तरफ भी देखी होती दोस्तों, तो देश में संविधान को जितना नुकसान हुआ वो नहीं होता। पूछिए कैसे कैसे? सबसे पहली बात, कश्मीर में ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ। भारत में सबसे पहले हिंदुओं में से अगर किसी जाति का नरसंहार हुआ तो ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था कश्मीर में। कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी। कांग्रेस चाहती तो ब्राह्मणों के नरसंहार पर सरकार की चूल्हे हिला देती, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसलिए केवल चुप रह गई कि क्योंकि ब्राह्मण बनाम मुसलमान है, कहीं हम ज्यादा सवाल उठाएंगे तो शेष भारत के मुसलमान वोट देने से खिसक न जाए। क्या भारत के मुसलमान इस बिना पर वोट देते हैं? ऐसी पार्टियां ही मुसलमानों को, सवर्णों को, ब्राह्मणों को, गांधी को, नेहरू को अपमानित करवा देती हैं। क्या कांग्रेस अगर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करने वाले मुसलमान जो वहां आतंकवादी थे उन पर सवाल उठाती और उनको न रोकने के कारण बीपी सिंह सरकार और उनको समर्थन दे रही वाजपेयी की भाजपा पर सवाल उठाती है, तो क्या इसको भारत के आम मुसलमान बुरा मान जाते?
अगर कांग्रेस की मुसलमानों को लेकर यह सोच थी और इस नाते उसने आलोचना नहीं की, कहीं इस मुद्दे को नहीं उठाया, तो कांग्रेस ने दोनों के साथ दगाबाजी की। कश्मीरी ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, उस पर आप मलहम लगाने नहीं गए, और भारत के मुसलमानों को आपने उन आतंकियों का हमदर्द मान लिया। अरे उन आतंकियों के गोली से न जाने कितने मुसलमान के लाल भी शहीद होते हैं कश्मीर में। अभी औरंगजेब नाम का एक सिपाही शहीद हुआ था। तो कांग्रेस की जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये देश को बहुत नुकसान करती है। और जो मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं, खासकर इनकी हरकतों से, ये खुद कोई वोट बैंक बनाते भी नहीं है। जो बना बनाया किसी पार्टी का होता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1990 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, जनता दल पार्टी की, और उसको समर्थन था भाजपा का। दिल्ली में बीपी सिंह की सरकार थी, जनता दल पार्टी की, समर्थन था भाजपा का। यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों जगह जनता दल की सरकारें भाजपा के समर्थन से चल रही थी। उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के उस समय अध्यक्ष थे, राम रथ यात्रा निकाल लेते हैं। अब चूंकि दोनों सरकारें तो उन्हीं के समर्थन से चल रही हैं, तो करेंगी क्या सरकारें? सरकारें कुछ नहीं करती हैं। और राम रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कार सेवकों को इकट्ठा करके मस्जिद गिरवा देना। अब बड़ी समस्या है। मस्जिद की रखवाली करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम, और उत्तर प्रदेश सरकार की रखवाली कौन कर रहा है? खुद भाजपा, जो मस्जिद गिरवाने के लिए कार सेवक जुटा रही है। मुलायम सिंह यादव सरकार में थे, उनके पास तो 3 विकल्प थे। एक तो पहले ही एकदम चेतावनी देते कि आप जब कार सेवकों को जुटा रहे हैं, क्योंकि कार सेवकों को जुटाने का काम जुलाई अगस्त से ही शुरू हो गया था और गोली चली है नवंबर में। तो क्या मुलायम सिंह यादव जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये कार सेवक भीड़ बन करके आ रहे हैं अयोध्या में, इनको रोका कैसे जाएगा? उनको पहले ही हट जाना चाहिए था। दूसरा तरीका था कि जैसे अखिलेश यादव ने 2015 के आसपास एक बार जब भाजपा 14 कोसी परिक्रमा करवा रही थी, उसमें किसी भी को भी आने से रोक दिया था, बिल्कुल नहीं होने दिया। चतुर्मास में करवा रही थी परिक्रमा, ताकि अयोध्या का मुद्दा गर्म हो और हिंदू मुस्लिम पोलराइज करके भाजपा जीत सके। अखिलेश यादव ने किसी को आने ही नहीं दिया, उसमें सीएम थे वो। मुलायम सिंह यादव भी जब सीएम थे तो ये कर सकते थे कि कार सेवकों को आने ही नहीं देते। जब वो कार सेवक अयोध्या में इसीलिए आ रहे हैं कि उनको कार सेवा करनी है, और कार सेवा का मतलब था मस्जिद गिराना, तो जब भीड़ आ जाएगी तो आप कैसे रोकेंगे? जाहिर सी बात है, गोली चलाकर। और जब गोली चलेगी कार सेवकों पर, जो राम मंदिर के नाम पर आ गए हैं, तो राम की जो उस समय आस्था थी आज से कई गुना ज्यादा थी। अब तो राम मंदिर मुद्दा बन गया, राजनीतिक हो गया, इस नाते बहुत सारी आस्था कम हो गई है, इस समय कम है। भले हिंदुत्व की राजनीति चल रही है। और तब कार सेवकों को भाजपा जुटा के लाती है अयोध्या में, और मुलायम सिंह का भाजपा ही समर्थन दे रही है, और मुलायम सिंह गोली चलवाते हैं हिंदुओं पर। जब गोली 4 नवंबर 1990 को चल जाती है, तब बीजेपी 7 नवंबर को फैसला करती है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं बीपी सिंह से भी और मुलायम सिंह से भी। यानी जब देश में यह हो गया कि हिंदू कार सेवकों पर एक हिंदू सीएम मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी, और यह सुनकर मुसलमान चले गए मुलायम सिंह के साथ, तब कांग्रेस क्या करती है जानते हैं दोस्तों? भाजपा जब समर्थन ले लेती है वापस, तो कांग्रेस मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे देती है। किस लिए दी थी समर्थन? मुसलमानों का वोट पाने के लिए। मिला क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब तुम मुलायम सिंह के पीछे खड़े होकर वोट पाना चाह रहे हो, तो मुलायम सिंह भी तो राजनीति में खड़े हैं, तुमसे आगे हैं, मुसलमानों ने उनको वोट दिया। करना क्या चाहिए था कांग्रेस को? कांग्रेस को उस समय संविधान दिखाते हुए कार सेवकों को जुटाने वालों और कार सेवकों को आने से रोकने की बजाय आ जाने के बाद उन पर गोली चलाने वालों, दोनों की आलोचना करनी चाहिए थी, और कहना चाहिए था कि ये दोनों मिलकर के हिंदू मुस्लिम बंटवारा करवा रहे हैं देश में।
तो उत्तर प्रदेश में 1990 से 2024 तक धर्म की राजनीति नहीं चलती, हम जैसे मतदाताओं को एक विकल्प मिला होता। कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं मायावती जी ने जो ये साहस किया है कांग्रेस की आलोचना करने का, ऐसे वक्त में जबकि इनकी पार्टी हर जगह शून्य पर है, मैं इनके इस बयान का समर्थन करता हूं, तारीफ करता हूं। जबरदस्त बयान इन्होंने दिया है। एक जो राजनेता होता है उसका यही धर्म है कि वह कुर्सी के हिसाब से ही बयान न दे, बल्कि वह ऐसा बयान दे जो चाहे भले कुर्सी रहे न रहे, देश और देश की जनता सुरक्षित रहे। मायावती जी ने ऐसा बयान दिया है। बहुत दिनों के बाद इनका एक ऐसा बयान आया है जिसकी मैं खुले मन से तारीफ करता हूं। कल कोई ऐसा अगर ये बयान देती है जो मेरे हिसाब से मैं समझूंगा कि वो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो मैं आलोचना भी करूंगा। इसलिए आप यह निष्कर्ष मत निकालिएगा कि मैं सपा का विरोधी हो गया, कि कांग्रेस का विरोधी हो गया, कि बसपा का समर्थक हो गया। मेरे लिए पार्टियों का समर्थन बहुत पीछे की बात है। मेरे लिए संविधान का मूल्य समझना, देखना और इसके आईन में सबको जांचते रहना, यह सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी पुस्तक मंगाना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।